Cell cycle and division. In this video we will cover full chapter, so stay tuned till the end of the video. Cell cycle. First of all, we will discuss what is cell cycle. It is the sequence of events in which cell duplicates its genome as well as other content and eventually divides into two daughter nuclei and then two daughter cells. So basically what is cell cycle? Cell cycle के अंदर वो सभी इवेंट्स होंगे, वो सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा जिसके अंदर वो अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करेगा एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एक सेल जो है वो दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज सेल साइकिल. अब इस सेल साइकिल के अंदर फेजेस की हम बात करें तो दो तरह के फेजेस जो है वो पैरेलली रन करते हैं. फेजेस इन सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नंबर वन वी विल कॉल इट एज इंटरफेज. सबसे पहला जो फेज चलता है यहाँ पर दैट विल बी इंटरफेज और दूसरा फेज जो रहेगा बच्चे यहाँ पे एम फेज. ध्यान से इस चैप्टर को समझोगे तो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन नहीं समझा सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी लर्न तो नहीं होने वाला, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जो है वो ये रहने वाला है. इंटरफेस की हम बात करें, इंटरफेस के अंदर एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. एक्चुअल जो सेल डिवीजन है दैट अकर्स इन एम फेज. जैसे कि आपके घर जब भी गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, पहले उसकी प्रिपरेशन चलती है. गेस्ट आने से पहले आप उनके लिए लंच तैयार कर रहे हो, जो भी घर की चीज़ें आपने ठीक करनी है या जो भी आपने काम करने हैं वो प्रिपरेशन में जाते हो. उसके बाद गेस्ट आने के बाद लंच उनको कराया, वो जो डिवाइडिंग फेज है दैट इज द एम फेज. सो इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है. किसी भी काम को करने से पहले जो प्रिपरेशन होती है उसको टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है. इसी तरह से सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस के अंदर जो कंप्लीट सेल साइकिल में टाइम लगा उसका 95% जो है वो इंटरफेस में रहेगा. सिर्फ 5% के अंदर एम फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अब इंटरफेस के अंदर फिर से दो स्टेप्स रहेंगे हमारे. इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस के अंदर ही उसका जीनोम जो है डुप्लीकेट करेगा. बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनेल्स की बात करें, किसी प्रोटीन की बात करें या कोई कुछ भी इसके अंदर होगा, वो सारा डुप्लीकेट जो है कहाँ पे होने वाला है, डबल जो है वो कहाँ पे होने वाला है, इंटरफेस के अंदर. अब इंटरफेस जो है इट इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज इसके अंदर सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है. इसको पहले रेस्टिंग फेज बोला जाता था, लेकिन एक्चुअली सेल जो है रेस्ट पे नहीं होता, वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है. क्लियर? सो इन दिस वी आर हैविंग थ्री फेजेस. नंबर वन इज G1 phase, number two is S phase and number three is G2 phase. मेन चीजें इसके अंदर हमें याद रखनी है. G1 फेज के अंदर सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट एक्चुअली ये रेस्ट पे है. यहाँ पर कोई भी डीएनए फॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले सेल डिवाइड होके आया है, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट जो है वो चाहिए होता है. दिस इज द फेज बिटवीन एम फेज, प्रीवियस एम फेज एंड नेक्स्ट हमारा जो एस फेज, सिंथेटिक फेज रहेगा. राइट? नेक्स्ट इज एस फेज. एस फेज इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक फेज. इस सिंथेटिक फेज के अंदर डीएनए कंटेंट डबल्स. इसमें एक बात याद रखेंगे आप लोग कि डीएनए तो आपका डबल होने वाला है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्या होता है कि जो आपका सेल है उसमें भी क्रोमोसोम आपको दिखाई नहीं देते. क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से, और डीएनए जो है उस
वो प्रोटीन के ऊपर रैप रहता है तब वो क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। लेकिन यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन अलग अलग है। डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, प्रोटीन का कंटेंट यहाँ पे डबल नहीं हुआ। दोनों जब डबल हो जाते हैं फिर कॉम्पैक्शन होगा, कंडेंसेशन होगी, तब कहीं जाके क्रोमोसोम बनेगा। बट यहाँ पर आप एक ही बात याद रखना, डीएनए कंटेंट डबल्स बट क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट, बट chromosomes do not duplicates, क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट यहां पर नहीं होने वाले। अब G2 फेज के अंदर क्या होगा? इन G2 फेज प्रोटीन डुप्लीकेट्स, प्रोटीन जितना भी सेल के अंदर होगा वो डबल होने वाला है। सो दिस वाज द प्रिपरेशन, देन द सेल गोज टू द नेक्स्ट फेज, दैट विल बी M फेज। इसके अलावा आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक G0 फेज भी देखोगे। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेसेंट फेज। कई बार क्या होता है, सेल जो है सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या फिर हमेशा के लिए या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो उस टाइम पे डिवाइड नहीं करता, सेल साइकिल से बाहर निकल चुका है। रेस्टिंग फेज भी इसको बोला जाता है कि सेल अभी रेस्ट पे है। जैसे कि हम बात करें ह्यूमन फीमेल्स के अंदर या ह्यूमन मैमल्स जो है उसके अंदर, फीमेल्स के अंदर ओवम जो है वो G0 फेज में रहता है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद वो रिलीज होना स्टार्ट होगा और मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेज। नेक्स्ट वी विल कॉल इट M फेज। नेक्स्ट हमें पढ़ना है M फेज। M फेज के अंदर एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो रहने वाली है। M फेज के अंदर फिर से 4 फेजेस आप पढ़ेंगे, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो M फेज, M फेज के अंदर 4 फेजेस आने वाले हैं। नंबर 1 इज प्रोफेज, नंबर 2 इज मेटाफेज, number 3 is anaphase, and number 4 is telophase. These 4 phases are in M phase. Actual division यहाँ पे होने वाला है प्रोफेज के अंदर। अब ध्यान से समझो, इंटरफेज के अंदर आपको प्रोटीन और डीएनए मिल चुका है। प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप करेगा, कंडेंसेशन यहाँ पे होगी। पूरा जो डीएनए है, क्योंकि एक सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, बट बेटा न्यूक्लियस का साइज जो है दैट इज ओनली 10⁻⁻⁶। उस न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर डीएनए आपको स्टोर करना है, तो वो अपने आप को कंडेंसेशन करता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। सो कॉम्पैक्शन, वो कंडेंसेशन सारी किसके अंदर होगी? प्रोफेज के अंदर। सो इन प्रोफेज क्रोमोसोम कंडेंसेशन starts. यहां बोल सकते हैं कॉम्पैक्शन विल बी देयर, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन विल बी देयर, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा? सेल है आपका, न्यूक्लियस है आपका, उसके अंदर थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे, प्रोटीन्स अलग होंगे, आपका डीएनए अलग होगा। लेकिन लेट प्रोफेज के अंदर, ये तो अर्ली प्रोफेज था, लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट कर जाती है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, चाहे आप बात करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, चाहे कोई भी सेल ऑर्गेनेल है, दैट स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, वो सारी डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट प्रोफेज के अंदर कॉम्पैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? मेटाफेज के अंदर क्या होगा? दूसरी बात हम यहाँ बोले प्रोफेज के अंदर, देखो बेटा यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं, ये डुप्लीकेट ऑलरेडी हो चुका था ड्यूरिंग इंटरफेज, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुका, अभी ये स्टार्ट करेगा टू मूव ऑन द अपोजिट पोल्स एंड दैट विल फॉर्म एस्टर रेज आल्सो। ये एस्टर रेज जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा, माइक्रोट्यूब्यूल स्प्लिट करना स्टार्ट करेगा, एस्टर फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इन मेटाफेज chromosomes starts align themselves to the equatorial plate,
ये सारे जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। इक्वेटोरियल प्लेट को आप मेटाफेज प्लेट भी बोल सकते हो, मेटाफेज प्लेट और मेटा इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपका सेल है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो बिल्कुल टोटली डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस यहां से खत्म हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को इस तरह से एक प्लेट पे जो है वो अलाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे सेंट्रोमियर्स थे, सेंट्रियोल्स थे, नॉट सेंट्रोमियर्स, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम आप इसको बोलोगे। एस्टरडेज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी थी। क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम में यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इसके सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम है। इसके साइड में होते हैं काइनेटोकोर्स, तो वही काइनेटोकोर्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे और अटैच हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन हो चुका है एंड दैट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर के ऊपर जो हमारा काइनेटोकोर्स जो है उससे वो अटैच हो चुके हैं। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स कंडेंसेशन, इनको आप स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हो, कंडेंसेशन, या फिर हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर कंडेंसेशन स्टार्ट्स। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, माइक्रोट्यूब्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, इतना ज्यादा पावरफुल तरीके से वो खींच रहे हैं एक दूसरे को कि चाहे बीच का सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाए लेकिन आपका स्पिंडल फाइबर नहीं टूटेगा, इसके मतलब इतनी ज्यादा पावर होती है। सो एक हिस्सा इधर चला जाएगा, दूसरा हिस्सा सेल के उधर चला जाएगा, अपोजिट पोल्स पे क्रोमेटिड्स जो है वो चली जाती हैं। सो ड्यूरिंग दिस फेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर टूट चुकी है एंड क्रोमेटिड्स मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। वो दोनों अलग अलग पोल्स पे जा चुके हैं। तो सेल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपके सेंट्रोजोम था, सेंट्रियोल्स थे और ये आपके फाइबर्स थे। ये फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींच के अपनी तरफ ला चुके हैं। क्रोमोसोम हाफ में टूट चुका है, एक क्रोमेटिड एक तरफ, दूसरी क्रोमेटिड दूसरी तरफ। तो इस तरह से आपके क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। ड्यूरिंग टेलोफेज व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम्स starts losing its identity। क्रोमोसोम्स ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट कर दी है एज अ डिस्क्रीट यूनिट। जो अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे बेटा वो अब आपको दिखाई नहीं देंगे। पहले ही बोल चुकी हूं कि प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम फॉर्मेशन कैसे होगा, मान लो ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर डीएनए रैप करेगा, फिर वो कंडेंस होगा एंड देन क्रोमोसोम फॉर्मेशन विल बी देयर। टेलोफेज के अंदर उल्टा हो जाएगा, प्रोटीन और डीएनए अलग होंगे, प्रोटीन के अलग आपको पॉइंट्स दिखेंगे और डीएनए के थ्रेड्स अलग दिखाई देंगे। क्रोमोसोम सीन जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला, क्रोमोसोम्स ने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लूज कर दी है। तो कुछ इस तरह का सेल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस तरह का सेल आपको दिखाई देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आ जाएगी, जितनी भी ऑर्गेनेलीज थी वो वापस आ जाएंगी। सो हियर वी कैन राइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन again appears along with the other organelles। So at this stage आपका जो कैरियोकाइनेसिस है that has been completed, मतलब आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है।
राइट. आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस विल बी देयर, राइट. न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया है, साइटोकाइनेसिस होना बाकी है. सो ड्यूरिंग दीज 4 phases व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नंबर 1 प्रोफेज, क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, डिसअपीयर होगी, बाकी ऑर्गेनेल्स पे दिखाई देना बंद कर गए. सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट हुई थी आपकी इंटरफेस के अंदर, वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर चुकी है. एस्टर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो चुका है. एम फेज के अंदर क्या हुआ? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एस्टर से निकली है या स्पिंडल फाइबर जो निकले हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं. सभी के सभी क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे आ चुके हैं. एनाफेज के अंदर क्या हुआ? आपके जो स्पिंडल फाइबर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, एक दूसरे की तरफ वो खींचना स्टार्ट हो गए, छोटे होने स्टार्ट हो गए. स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होने की वजह से सेंट्रोमियर बीच में से टूटा और 2 क्रोमेटिड्स आपके सेपरेट हो चुके हैं. टेलोफेज के अंदर क्या हुआ? क्रोमोसोम जो आपको दिखाई दे रहे थे, क्रोमेटिड्स जो आपको दिखाई दे रहे थे, दे लूज देयर डिस्क्रीट यूनिट्स. आइडेंटिटी जो है उसकी एज अ डिस्क्रीट यूनिट यहाँ पे खत्म हो चुकी है और न्यूक्लियस जो है दैट हैज बीन डिवाइडेड एंड द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड बाय नाउ. इन नेक्स्ट फेज दैट विल बी साइटोकाइनेसिस. एक सेल से 2 सेल जो है वो बन जाएंगे. सो साइटोकाइनेसिस. Next is cell division, cytoplasm division, that is cytokinesis. अभी प्लांट सेल में कुछ अलग तरीके से होगी एंड इफ द सेल इज एनिमल सेल वहां पर कुछ अलग तरीके से होगी. एक छोटा सा डिफरेंस है. प्लांट सेल के अंदर क्या हुआ? देखो बेटा, टेलोफेज में आपके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुके हैं. इफ इट इज अ प्लांट सेल, एक सेल प्लेट बीच में आएगी और वो साइड्स में डिवाइड करती हुई चली जाएगी एंड एट द एंड 2 सेल्स विल बी देयर. ये इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मिडिल लैमेला सेल वॉल फॉर्मेशन होना जरूरी है. एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती वहां पर. तो उधर क्या होगा? सबसे पहले एक फरो बनेगी साइड से, अ फरो विल बी देयर और ये फरो जो है अंदर की साइड डीपन होती चली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द साइकिल यू विल हैव 2 cells, right? So in plant cell जो स्प्लिट है वो सेंटर से स्टार्ट हुआ और साइड से गया. एनिमल सेल के अंदर क्या हुआ? साइड से आया और सेंटर में डिवाइड करते हुए आ गया. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन साइटोकाइनेसिस of 2 different cells, that is plant cell and animal cell. Cytokinesis means the division of cytoplasm and eventually the complete cell. अब हमारे पास 1 से 2 सेल यहाँ पे आ चुके हैं. By now the cell cycle has been completed. It was the mitosis. Meiosis इससे थोड़ा अलग रहता है. Significance of mitosis एग्जाम के अंदर आ जाता है. तो आपको 2 बातें तो याद रखनी है, कुछ याद हो ना हो. सेल ग्रोथ एंड रिपेयर, ये 2 मैकेनिज्म होने हैं तो माइटोसिस होगा. लेकिन गैमीट फॉर्मेशन होना है ड्यूरिंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यदि गैमीट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस में होगा. लेकिन डेवलपमेंट होना है, ग्रोथ होनी है, रिपेयर होना है तो वो माइटोसिस होगा. माइटोसिस डिप्लॉयड सेल को डिप्लॉयड में ही डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा. 1 से 2 सेल बनेंगे. मियोसिस के अंदर 1 से 4 सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एंड डिप्लॉयड कंटेंट से हैप्लॉयड कंटेंट हमें सेल के अंदर मिलेगा. क्लियर? वहां पर 2 साइकिल चलती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. लेकिन इंटरफेस एक ही बार होगा बिफोर मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद आफ्टर मियोसिस 1 एक शॉर्ट फेज आता है दैट इज इंटरकाइनेसिस, जिसके अंदर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता. तो डीएनए सिर्फ एक ही बार डुप्लीकेट हुआ है, इसलिए जब 1 से 4 सेल बनेंगे तो हैप्लॉइड 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 बन जाएंगे. लेकिन यहाँ पर 1 सेल से 2 ही बनने हैं तो डिप्लॉयड रहता है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज इसके अंदर आप एक और बात समझ सकते हो. कई बार क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन दैट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो कंडीशन क्या होगी? जैसे कि मैं एनिमल सेल की बात करूं, इसमें क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस हो गई बेटा और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद 2 न्यूक्लियस आपके यहाँ पर आ गए. लेकिन अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और ये सेल आपका दोबारा से माइटोसिस के अंदर चला जाए तो 2 से फिर से क्या बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे. फिर से इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई और ये दोबारा से कैरियोकाइनेसिस में चला गया. अब 4 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंसेशियम कंडीशन. क्लियर?
दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर पूछा जाता है, राइट? So this is all about the mitosis. Now we are moving on to meiosis, that is also known as reductional division. Mitosis को आप equational division बोलते हो और meiosis को आप बोलोगे reductional division. Meiosis, reductional division या फिर equational division हम बोल रहे हैं on the basis of the number of chromosome. माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड हुआ, यानी कि डिप्लॉइड कंटेंट था तो डिप्लॉइड ही रहा हमारा. मियोसिस के अंदर रिडक्शनल हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया क्या, क्रोमोसोम नंबर. सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. मियोसिस. अब मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. इसके अंदर दो फेजेस चलेंगे. पहले तो वही होगा इंटरफेज, फिर चलेगा मियोसिस 1. मियोसिस 1 के अंदर 4 फेजेस आएंगे. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. देन साइटोकाइनेसिस. आफ्टर दैट इसके बाद इंटरकाइनेसिस चलेगा. एक शॉर्ट फेज है, थोड़ा सा रेस्ट करता है एक सेल. इंटरकाइनेसिस के बाद चलेगा मियोसिस 2. इसके अंदर वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. आफ्टर दैट अगेन साइटोकाइनेसिस. So this is the complete process. अभी प्रोसेस होगा कैसे, डिफरेंस कहां पर है? देखो, जिसने माइटोसिस लर्न कर लिया उसके लिए मियोसिस इज वेरी इजी. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ रहने वाला है प्रोफेज 1 का, राइट? प्रोफेज 1 एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इट्स अ लॉन्ग फेज. क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस में एक डिफरेंस है. मियोसिस के अंदर साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि यहाँ पे बनने हैं गैमीट्स. फॉर एग्जाम्पल These are 2 क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम दूसरे के ऊपर आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम ही आएंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो हमें सेम क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा. ये हमें फादर से मिला है, ये हमें अपनी मदर से मिला है. ये दोनों पास आएंगे. ये जो क्रोमेटिड है कुछ जीन्स अपने इसको दे सकती है, ये जो क्रोमेटिड है कुछ जीन्स अपने इसको दे सकती है. तो ये एक्सचेंज ऑफ जीन्स चलेगा और हमेशा एक अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमीट के अंदर फॉर्मेशन होने वाला है. इसी वजह से एक घर में चाहे 2, 3, 4, 5 सिबलिंग्स हो, किसी के भी कैरेक्टर कभी सेम नहीं मिलते until and unless वो ट्विंस ना हो, होमोजाइगस ट्विंस ना हो, राइट? अदरवाइज कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है हमारे भाई बहनों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं. इवन हम जो है अपने सेम पेरेंट्स की जो है प्रोजेनी है उसके बाद भी हमारे फीचर जो है एक दूसरे से इतने ज्यादा नहीं मिलते. बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो आते हैं. क्योंकि जब हमारा गैमीट फॉर्मेशन हुआ था हमारी प्रोडक्शन के दौरान, तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जीन एक्सचेंज जो है हर एक में अलग होगा. हो सकता है इसकी कुछ जीन इसके अंदर गई हो, इसकी कुछ जीन इसके अंदर आई हो. नेक्स्ट जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ हमारे पेरेंट्स का, उसमें कुछ और सेट ऑफ जीन जो है वो चल के दूसरे क्रोमोसोम में चली गई हो. तो इसीलिए हमेशा अलग अलग तरह के बेबीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेम पेरेंट्स. क्लियर? सो दिस साइनेप्सिस, दिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज 1. ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और ये प्रोफेज ऑफ मेटाफेज से बहुत अलग है. इसके अंदर भी हम 5 फेजेस पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 से पहले सेम वही इंटरफेज चलने वाला है, G1, S फेज, G2 फेज. So let us start with the prophase 1 of meiosis 1. Meiosis 1. Meiosis 1 का हम पढ़ रहे हैं prophase 1. It is the longest phase and as compared to mitosis it is very much long. तो इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे prophase 1 के अंदर लैक्टोटीन. Number 1 is लैक्टोटीन. लैक्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंसेशन विल टेक प्लेस. इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट भी याद करते जाओगे ना, दैट्स सफिशिएंट. सेल साइकिल एंड डिवीजन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत सारी कहानियां यहाँ पे लर्न नहीं करनी है,
कॉन्सेप्ट को समझना है, मेन की पॉइंट्स याद करनी है और वही लिख के आने हैं। तो यहाँ पे हुआ है क्रोमोसोम कंडेंसेशन, लैप्टोटीन में क्रोमोसोम लिपट के एक दूसरे को कंडेंस कर रहे हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हो। लैप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हुई है सिर्फ अभी। इसके अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो गया है। मतलब क्या इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, जो अभी मैंने आपको बताया था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम्स टुगेदर, दोनों पास आते हैं। एक एंजाइम है जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। समझो ध्यान से, ये क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों पास आए, साइड में बन गया है रिकॉम्बिनेज एंजाइम और इस पूरे एपरेटस को बोलते हो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये कराएगा साइनेप्सिस, साइनेप्सिस का मतलब है क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज। तो अभी उसका सिर्फ कॉम्प्लेक्स बना है ड्यूरिंग जाइगोटिन, क्लियर। उसके बाद आता है पैकेटिन, थर्ड इज पैकेटिन। पैकेटिन जो है ऊपर वाले दोनों फेजेस से, दैट इज लैप्टोटीन एंड जाइगोटिन, इन दोनों से थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस हियर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। इसके बहुत सारे नाम है, आप क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हो, आप इसको साइनेप्सिस बोल सकते हो, दैट टेक्स प्लेस हियर, राइट। तो पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्गेस्ट फेज है ये, लॉन्गर देन अदर अब टू फेजेस, लॉन्गर देन अबव टू फेजेस पैकेटिन, राइट। पैकेटिन के अंदर पूरा प्रॉपर एक बाइवेलेंट टेट्राड जो यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। बनना शुरू हमारा जाइगोटिन पे हो गया था, लेकिन ज्यादा अच्छे से वो अपीयर कहाँ होता है, पैकेटिन के अंदर। सो बाइवेलेंट या बोलेंगे टेट्राड अपीयर्स, सबसे ज्यादा प्रॉपर्ली यहीं पे दिखाई देता है। बाइवेलेंट टेट्राड है क्या, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसकी जो क्रॉसिंग ओवर है इस तरह से होती है वो। तो दो क्रोमोसोम साथ है तो बाइवेलेंट बोल दिया, क्रोमेटिड्स 4 है तो हमने यहाँ पे टेट्राड बोला। टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो हो चुका था जाइगोटिन के अंदर, लेकिन वो बड़े अच्छे से दिखाई देता है अभी पैकेटिन के अंदर, राइट। अब इसके बाद है नेक्स्ट इज फोर्थ फेज, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स, क्लियर। काइज़मेटा स्टार्ट हो जाएंगे, काइज़मेटा फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है सिर्फ, राइट। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है सिर्फ टिप से जुड़े होते हैं, बाकी वो अटैच होना, डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो साइनेप्सिस हो चुकी है, अब होमोलोगस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर करनी थी जिस वजह से वो पास आए थे वो काम उनका हो चुका है। नेक्स्ट वन इज, द लास्ट वन इज प्रोफेज इज डायकाइनेसिस। इसमें काइज़मेटा भी अलग हो चुका है, काइज़मेटा disappears, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कोई सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला। एक और बात यहाँ पे याद रखना, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक डिप्लोटीन फेज में ही रहते हैं, जो कि मैंने oocyte की बात की थी अभी आपको। वो जीनोड फेज में चला जाएगा, डिप्लोटीन जैसे ही करता है उसके बाद जीनोड फेज में चला जाता है, अरेस्ट हो जाता है वहां पे। तो डिप्लोटीन फेज में ही वो बहुत टाइम तक अरेस्ट रहेगा, सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है और जैसे प्यूबर्टी आएगी तो वो वापस आएगा। तो oocyte ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स undergoes in diplotin for many years, ये आपको याद रखना है। डायकाइनेसिस हो गया, आप क्रोमोसोम जो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोफेज 1, क्लियर। बाकी सारे इवेंट्स विल बी सेम एज मेटाफेज, बिल्कुल वही सारी चीजें सेम होने वाली है यहाँ पर।
राइट? So in this, first of all, prophase we have done metaphase. अब मेटाफेज के दौरान वही सब इवेंट्स होने वाले हैं. प्रोफेज 1 के अंदर याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, कोई भी सेल ऑर्गेनली आपको दिखाई यहाँ पर नहीं देने वाली. अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है उन्होंने अपने आप को मेटाफेज प्लेट में अरेंज कर लिया है, बिल्कुल सेम एज एम फेज, माइटोसिस की तरह ही होने वाला है. सेंट्रियोल थे, एस्टर फॉर्मेशन उसका निकला, अभी काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, सेम वही इवेंट्स हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाफेज की. एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड्स सेपरेट. उसके बाद आएगा हमारा टेलोफेज. क्रोमोसोम्स लूज इट्स आइडेंटिटी, क्रोमोसोम्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appears again along with the all organelles. दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है. आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, 1 से 2 सेल बन जाएंगे. टेलोफेज के एंड पे कैरियोकाइनेसिस हो गई है, अब साइटोकाइनेसिस यानी कि 1 से 2 सेल आ गए हैं. देन इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट पीरियड है, सेल थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर से वो चला जाएगा प्रोफेज 2 के अंदर. एकदम से चला जाता है प्रोफेज 2 के अंदर. जिन क्रोमोसोम्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी थी, दोबारा से आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. मेटाफेज 2 के अंदर सेम वही इवेंट होने वाले हैं, फिर एनाफेज 2 के अंदर सेम वही इवेंट होने वाले हैं, और फिर टेलोफेज 2 के अंदर सेम वही इवेंट होने वाले. इट इज ऑल अलोंग द सेम, सारी प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाली है. फिर साइटोकाइनेसिस, राइट? सो आपको इसके अंदर पहले तो माइटोसिस लर्न करनी है. माइटोसिस जैसे ही लर्न हो जाती है, प्रोफेज 1 जो है वो आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीजें जो है इसके अंदर सेम रहती हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की हम बात करें, इट इज अकरिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ये आपको याद रखना है. कुछ हमारे हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि मियोसिस करते हैं, बट in most of the cases diploid organism ही meiosis अपने अंदर exhibit